हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड हो पाए। उसका मेन कारण है, आपने देखा होगा कम्युनिटी में हमने काफ़ी दिन पहले पोस्ट किया था कि माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि लगभग 10 से 15 दिन ये समझ लो हॉस्पिटल में साथ में रहना पड़ा। इस वजह से वीडियो ना ही बन पाई और ना ही अपलोड हो पाई। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं। बस एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि करवा चौथ में इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी वो, कि करवा चौथ का जो पूजन होता है किस सिचुएशन में उन्होंने 103 104 डिग्री बुखार में किया और उसी रात हम लोगों को ले जाना पड़ा। तब से लेकर करवा चौथ का त्यौहार, उसके बाद में दीपावली का त्यौहार, भाई दूज का त्यौहार, ये सभी हमारे हॉस्पिटल में हुआ। आप समझ सकते हो किस परिस्थिति से हम गुजर रहे थे दीपावली और उस टाइम पर। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि हम रेगुलर वीडियो नहीं दे पाए, पर अब हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके और अर्थमेटिक की क्लास जो आपकी अधूरी है उनका भी जल्द से जल्द प्रयास करके सिलेबस पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि अब ये समझ लो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पहले 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहीं, उसके बाद छुट्टी हो गई, ठीक हो गई, घर में आ गई, अचानक फिर दिक्कत बढ़ी। उसके बाद में फिर इस सिचुएशन ये हो गई कि समझ लो उनका एक तरह से याददाश्त चली गई थी। ना तो किसी को पहचान पा रही थी, ना तो कुछ बोल पा रही थी, ना ही कुछ खा पी रही थी। बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब। उसके बाद दोबारा फिर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ लगभग 8 से 9 दिन एडमिट रहे। उसके बाद आ गई, अब काफ़ी रिलीफ़ है, लेकिन उस हद तक अभी नहीं ठीक है कि एकदम सही हो जाएँ, लेकिन धीरे धीरे रिलीफ़ बढ़ जाएगा। इसलिए आज से हम लोग फिर से इस चैनल पर रेगुलर क्लास चालू करने वाले हैं और आज हम लोग ख़ास तौर पे चर्चा करेंगे। आप लोग जैसा देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल 2022, यानी ये फिजिक्स के वो सभी क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए थे। सब लोग अच्छी तरह से जानते हो सीजीएल के पेपर के लिए, चाहे वो आपकी फिजिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबको आपको डिटेल से पढ़ना है। आज हम सभी प्रीवियस ईयर फिजिक्स के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आपके सीजीएल 2022 में आए थे, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर लाइक अभी तक नहीं किया है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है किए गए कार्य की इकाई क्या, यानी आपसे कार्य की इकाई पूछा गया। इकाई का मतलब होता है एक तरह से मात्रक। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डेसिबल, दूसरा लिखा हुआ है जूल, तीसरा लिखा हुआ है एम्पियर और चौथा लिखा हुआ है वाट। तो जो कार्य की इकाई होती है वो होती है आपकी जूल। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो और ऑप्शन दिए गए उनका भी डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन लिखा है वही पेपर में आ जाए, घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। जैसे पहले लिखा है डेसिबल, तो डेसिबल जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको कहते हैं, यानी अगर ध्वनि को आपको नापना है तो उसका मात्रक होता है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। उसके नीचे सी नंबर में लिखा हुआ एम्पियर, तो सब लोग जानते हो एम्पियर होता है धारा के लिए, यानी धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और चौथा जो लिखा हुआ वाट, ये होता है आपका शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक होता है? शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि कार्य की इकाई पूछी गई थी, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर लिखा हुआ त्वरण की एसआई इकाई फिर ब्लैंक है, यानी त्वरण का एसआई मात्रक पूछा गया है। पहला लिखा है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, फिर लिखा हुआ मीटर प्रति सेकेंड, फिर लिखा है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, फिर लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी जो त्वरण का मात्रक होता है या जो त्वरण की इकाई होती है वो होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है यहाँ पर, इसका भी कुछ डिस्कशन करते हैं। मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं। अगला लिखा है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और ये जो बी नंबर दिया गया है ये होता है एक तरह से आपका चाल का मात्रक, यानी अगर आपसे चाल या वेग का मात्रक पूछा जा रहा है तो उसका होता है मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर त्वरण का मात्रक पूछा गया तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। साथ ही साथ एक और वैल्यू की हम चर्चा करेंगे, जो स्मॉल जी होता है इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान होता है 9.8 या फिर 10 भी आप कह सकते हो, और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो 9.8 भी होता है, 10 भी होता है, और त्वरण है इस वजह से इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज ब्लैंक दिया है 2 टाइम। लिखा हुआ है डबल प्रोपोर्शनल, फिर लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर लिखा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती,
और जो बी ऑप्शन दिया गया वो होता है समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर लिखा हुआ इक्वल प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी समय के समानुपाती अर्थात अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर लिखा हुआ जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला लिखा है द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। फिर लिखा हुआ भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। फिर लिखा हुआ द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। और फिर लिखा हुआ द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। तो अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले जो जड़त्व होता है उसका फार्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण का बराबर mr²। अब देखो इस क्वेश्चन में आपकी चर्चा क्या की गई, कह रहे जड़त्व के बारे में सही कथन। और जब आप ऑप्शन देखोगे तो जड़त्व और द्रव्यमान सिर्फ दो चीज़ों की तुलना की गई है। इस फार्मूले के हिसाब से I बराबर अगर यहाँ पर mr² लिखा है तो आप ये कह सकते हो कि I प्रोपोर्शनल यम है, यानी जो I यानी जो जड़त्व आघूर्ण है या जो जड़त्व है वो द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अर्थात अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती में चीज़ें क्या होती हैं उसको ध्यान से समझो। अगर कोई भी दो चीज़ें, जैसे हमने लिख दिया A प्रोपोर्शनल B, यहाँ पर हमने लिख दिया B का मान बढ़ाया जाए तो A के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि A का मान भी बढ़ जाएगा। अगर B का मान घटा दिया जाए तो A का मान भी घट जाएगा। कहने का मतलब ये कि जब भी चीज़ें अनुक्रमानुपाती होती हैं, अगर एक तरफ की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी तरफ की वैसे ही बढ़ेगी। अगर एक तरफ की घट रही है तो दूसरी तरफ की घटेगी। इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अगर कोई चीज़ें व्युत्क्रमानुपाती में, जैसे A प्रोपोर्शनल 1/B लिख दिया। अब हमने आपसे कहा कि एक B के मान को बढ़ा दिया जाता है तो A के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो A का मान घट जाएगा। अगर हम आपसे कहते B का मान घटाया जाता है तो A का मान बढ़ जाएगा। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अपोजिट कंडीशन चलती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सामने सामने। अब इसका फार्मूला क्या था, फार्मूला था I बराबर mr²। फार्मूला क्या था, I बराबर mr²। अब इसका मतलब समझो I होता है जड़त्व आघूर्ण, m होता है द्रव्यमान। अभी हमने आपको सिखाया कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन, इससे क्लियर होगा। हो सकता है किसी को ये बकवास लग रही हो कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन सीधे आंसर। एक चीज़ समझो आप, क्वेश्चन और आंसर से कुछ होने वाला नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, उसके ऑप्शनों को समझिए। रटने से बेटर होता है कुछ चीज़ें समझ ली जाए। जो चीज़ आप समझ लोगे वो आपके माइंड में टिकी रहेंगी, जो रटोगे कुछ समय के लिए रहेंगी, उसके बाद वो विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा समझो। जैसे लिखा है जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है। फिर लिखा द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, कभी नहीं हो सकता। जितना भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। तीसरा लिखा द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, बिल्कुल बात सही है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। क्यों, क्योंकि I प्रोपोर्शनल यम होता है। दोनों अनुक्रमानुपाती हैं, अगर द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो जड़त्व भी बढ़ जाएगा। आपसे चीज़ करेक्ट। अब इस तरीके से आप कभी नहीं भूलोगे अगर फार्मूला और ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। पहला लिखा है विराम, फिर लिखा हुआ है मंद, फिर लिखा हुआ परवलयिक, फिर लिखा है मुक्त रूप से गिरने वाली। यानी पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण। देखो समान रूप से त्वरित गति तो इसमें हो जाएगी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरने वाली कोई भी वस्तु होगी तो वो, एक बात को समझो, पहले लिखा है पिंड की गति समान रूप से त्वरित, तो समान रूप से त्वरित तभी होगी जब मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर लिखा है व्हाट डू यू कॉल ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। पहला लिखा है पुअर कंडक्टर, फिर लिखा हुआ सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का मतलब जानते हो अर्धचालक, फिर लिखा हुआ वेरी गुड कंडक्टर यानी बहुत ही अच्छा चालक, और फिर लिखा हुआ गुड कंडक्टर यानी अच्छा चालक। क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुअर कंडक्टर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लिखा हुआ वेग एक विशेष दिशा में खाली स्थान है। वेग जो एक विशेष दिशा में क्या है, पहला लिखा है दूरी, फिर लिखा है त्वरण, फिर लिखा है चाल, फिर लिखा है विस्थापन, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी चाल। कहने का मतलब वेग एक विशेष दिशा में चाल होती है, इसी वजह से चाल और वेग दोनों के मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकंड। इस चीज़ों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। चाहे चाल का मात्रक आपसे एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वेग का, दोनों का ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और चाल और वेग में अंतर क्या है, तो चाल आपकी अदिश राशि है और वेग आपकी सदिश राशि है। वही तो क्वेश्चन बना है कि वेग एक विशेष दिशा में, यानी वेग के साथ में दिशा भी होती है, और क्या होती है तो वो चाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर लिखा हुआ विद्युत धारा को, फिर खाली स्थान लिखा नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है।
पहले लिखा है वाट, फिर लिखा हुआ है जूल, फिर लिखा हुआ है मीटर, फिर लिखा हुआ है एम्पियर। यानी विद्युत धारा का एक तरह से मात्रक क्या होता है। अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था। जो वाट होता है ये शक्ति का मात्रक होता है, जूल होता है ये कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक होता है। आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिए स्टार बना के पॉइंट। मीटर जो होता है दूरी का होता है और एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर लिखा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। पहला लिखा अभिकेंद्रीय बल, फिर लिखा घर्षणात्मक बल, फिर लिखा वांडर वाल्स, फिर लिखा अपकेंद्रीय बल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। सब लोग जानते हो अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है। कोई भी चीज़ घूमने वाली है वो जिस बल के कारण घूमती है उसका आंसर होता है अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, इस वजह से इसका आंसर अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर लिखा है वो विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। यानी आवेश का आपसे मात्रक पूछा गया। एक चीज़ गौर करो 2022 एसएससी सीजीएल में मात्रकों को ज़्यादा टारगेट किया गया। अब यहीं से आप कॉमन सेंस लगा लो कि जब भी आप एसएससी सीजीएल का पेपर देने जाओ कि आप कोई भी फिजिक्स में ज़्यादातर मात्रकों से क्वेश्चन बनता है। खासतौर पे एसएससी सीजीएल में आप एग्जाम्पल देख ही सकते हो। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है जूल, अभी अभी बताया जूल कार्य का भी मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है। फिर लिखा है न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक होता है। फिर लिखा कूलाम, ये आवेश का होता है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही हो जाएगा। और चौथा लिखा वाट, वाट शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर लिखा है किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं। यानी जो भौतिक राशि होती है उसके अंकीय मान को क्या कहते हैं, संदर्भ, फिर लिखा परिमाण, फिर लिखा दूरी, फिर दिशा। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, परिमाण। यानी कोई भी भौतिक राशि उसके अंकीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में लिखा है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। यानी ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई आपसे पूछा गया। पहला लिखा वाट घंटा, फिर लिखा है वाट प्रति घंटा, फिर लिखा है किलोवाट घंटा, फिर लिखा है किलोवाट प्रति घंटा। अब ध्यान से समझो। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे होंगे। जैसे हमने ऊर्जा के बारे में पूछा और अभी हमने पीछे बताया कि ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है। लेकिन इसमें पूछा व्यावसायिक इकाई। हर चीज़ पर ध्यान दो, व्यावसायिक मात्रक पूछा गया तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, यानी किलोवाट घंटा। जो 1 किलोवाट घंटा होता है इसको भी समझो, शॉर्टकट में KWH लिखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। इसका मान क्या होता है ये भी आप याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो वो होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के। व्यावसायिक इकाई अगर आपसे ऊर्जा की पूछी गई तो उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी किलोवाट घंटा। और साधारण तौर पर ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, पहले ही ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। पहला लिखा है वेग, फिर लिखा है दूरी, फिर लिखा है विस्थापन और फिर लिखा है त्वरण। यानी कौन से मान यहाँ पर रख दें और समय के साथ उसका ग्राफ चाल को दर्शाता। तो आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हो दूरी। ऑप्शन बी इसका सही, यानी दूरी और समय का ग्राफ जो होता है वो वस्तु की चाल को दर्शाता है। 14 नंबर में लिखा है दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला लिखा हुआ है वाट, फिर लिखा हुआ है प्रकाश वर्ष, फिर लिखा है जूल, फिर लिखा है न्यूटन। हर एक ऑप्शन की चर्चा करेंगे। समझो, वाट किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, बी सही हो जाएगा। जूल किसका मात्रक, ऊर्जा का या कार्य का। न्यूटन किसका मात्रक, बल का। एक चीज़ समझो, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं भी पता लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन आपको पता है कि इसका क्वेश्चन क्या बनता है और किसके ये आंसर लिखे हुए हैं, इस तरीके से भी आप बहुत जल्दी से आंसर सही कर पाओगे। दूरी का मात्रक पूछा गया, दूरी का मात्रक मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, प्रकाश वर्ष भी होता है। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि प्रकाश वर्ष में ज़्यादातर गलती क्या होती है, जैसे स्टूडेंट वर्ष देखता है वो समय का मात्रक में क्लिक कर देता है। समय का मात्रक नहीं होता, वर्ष देखकर कंफ्यूज मत हो। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और ये बहुत ही लंबी दूरी होती है। इस वजह से ज़्यादा सी लंबी दूरी होगी, जैसे खगोलीय पिंडों की दूरी के बारे में अगर पता करना है तो वहाँ पर प्रकाश वर्ष मात्रक का यूज करते हैं, ना कि मीटर और किलोमीटर का। ताकि क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रक है और इसकी सहायता से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर लिखा हुआ 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती। पहला लिखा है डाल्टन का नियम, फिर लिखा है गै-लुसाक का नियम, फिर लिखा हुआ अवोगाद्रो का नियम, फिर लिखा हुआ चार्ल्स का नियम। तो इसका ऑप्शन जो है आपका वो सी सही हो जाएगा, यानी अवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले क्वेश्चन मिला था, त्वरण का मात्रक होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगर वेग का मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड, चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो ये बाकी ऑप्शन के भी मात्रक आप विशेष तौर पर ध्यान दो, आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे।
अगला लिखा है 17 नंबर, लिखा हुआ द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल। आप किसका एग्जाम, पहला लिखा डिक्लेयर्ड मोशन, फिर लिखा यूनिफॉर्म मोशन, फिर लिखा हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर लिखा एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, यानी त्वरित गति का एक तरह से ये उदाहरण होता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में लिखा है यदि क्यू इक्वल शुद्ध आवेश टी बराबर समय तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही। अब देखो कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला क्यू बराबर आई टी। अब यहाँ पर कैपिटल क्यू लिखा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्यू बराबर आई टी, अब इसमें फार्मूला ढूंढो क्यू बराबर आई टी कहाँ पर बन रहा है, क्यू बराबर आई टी या आई बराबर क्यू अपान टी। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्यू बराबर आई टी निकलेगा, उसी से आई बराबर क्यू अपान टी बन जाएगा। तो फार्मूला आपसे पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन था। 19 नंबर में लिखा है पहले ही ब्लैंक, फिर लिखा इज ए चेंज ऑफ पोजीशन, पहला लिखा मोशन, फिर लिखा स्पीड, फिर लिखा वेलोसिटी, फिर लिखा डिस्टेंस। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन, यानी स्थिति का जो परिवर्तन है वो गति कहलाती है। बी ऑप्शन स्पीड दिया गया यानी चाल, वेलोसिटी वेग हो गया, डिस्टेंस दूरी को, मोशन इज ए चेंज ऑफ पोजीशन, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी, पहला लिखा मैरी क्यूरी, फिर लिखा हुआ आइजैक न्यूटन, फिर लिखा हेनरी कैवेंडिश, फिर लिखा माइकल फैराडे। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने जी के मान की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर लिखा हुआ पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 1930 में खालिस्तान दिया फिर की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए। पहला लिखा हुआ तापीय आयनन, फिर लिखा हुआ प्रतिकरण, फिर लिखा परमाणु के नाभिकीय मॉडल, फिर लिखा हुआ अंतरिक्ष विकिरण। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी प्रतिकरण। लिखा है पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 1930 में प्रतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा हुआ 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीडित द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले लिखा यूजीन बार्डन, फिर लिखा है इवेंजेलिस्टा टोरिसली, फिर लिखा हुआ डेनियल बर्नौली, फिर लिखा ब्लेज पास्कल। तो ये बात किसने बताई थी, पास्कल ने, और इसका पूरा नाम है ब्लेज पास्कल। इस नंबर में लिखा है चाल की एसआई का, लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ चाल की एसआई। तो चाल का मात्रक पूछा हुआ, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ तक हम लोगों ने 23 क्वेश्चन कवर कर लिए और एसएससी सीजीएल 2022 में आपके 23 क्वेश्चन ही फिजिक्स के बने थे। इनको आप ढंग से तैयार कर लीजिए, चाहे आप इनका बीच बीच में पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर आप अपने नोटबुक में नोट करके बाद में इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ कोई भी एसएससी का एग्जाम हो उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर करवाए जाते हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने का प्रयास किया जाता है जितने ज़्यादातर पूछे गए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी एमटीएस का, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट छूटा नहीं है जिसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी ना करवाए हों। आप वहां जाके वो जरूर विजिट कीजिए। जरूरी नहीं सीजीएल की तैयारी करने वाले सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर देखें, आप एमटीएस का देखो, सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है, तो क्वेश्चन इधर उधर मिल सकते हैं। सीजीएल वाले एमटीएस में पूछे जा सकते हैं, एमटीएस वाले सीएचएसएल में पूछे जा सकते हैं, सीएचएसएल वाले सीजीएल में। सिलेबस वही है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कवर कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर ढेर सारे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है तो इस चैनल पर कई सारे चैप्टर करवाए गए हैं। प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा क्लास इरेगुलर हो गई, हमने अर्थमेटिक रेगुलर करने का प्रयास किया था लेकिन ऐसी समस्या हो गई, आपको हमने शुरू में ही बताया था, इस वजह से नहीं। लेकिन जितने जल्दी ही प्रयास हो सकेगा आपके लिए अर्थमेटिक के भी रेगुलर क्लासेस लाने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।